हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास और फार्मूला मास के बारे में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और स्कूल एग्ज़ाम्स या नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में क्या क्या बोला था। फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। और ये जो एटम्स है ये ग्रीक वर्ड एटमॉस से आया है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, यानी कि ये जो एटम है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज़ एंड मास। तो यहाँ पे डाल्टन ने क्या बोला है कि कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो उसी की फ़ोटोकॉपी होंगे, उसके जैसे ही एग्जैक्ट सेम होंगे, और उनका मास और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी आपस में सेम होंगी। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें रेड कलर की बॉल्स हैं। अब मान लो कि वो जो रेड कलर की बॉल्स है वो हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जैसे वो रेड कलर की बॉल सारी एकदम एक जैसी दिखेंगी, उनका मास वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। उसी तरह से डाल्टन ने क्या बोला कि कोई भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, अब जैसे वो एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, तो वो बॉल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, सारी हाइड्रोजन के एटम्स, तो वो सारी एक जैसी दिख रही हैं। तो उसी तरह से डाल्टन ने क्या बोला कि एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सारे एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनका मास भी, उनकी साइज़ भी और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। लेकिन आजकल हमें पता है कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 12 और कार्बन 14। तो अब यहाँ पे ये दोनों ही कार्बन है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होंगी, लेकिन इनके मासेस सेम नहीं होते हैं। इसीलिए आजकल ये जो डाल्टन की ये जो सेकंड पॉइंट वाली स्टेटमेंट है ये अब इतनी वैलिड नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स की मास और प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी ऑक्सीजन वाले एटम से। उसी तरह से कार्बन की अलग होंगी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके मास और प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब जो एटम्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो सिंपल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होते हैं, जैसे 1:1 हो गया, 2:1 हो गया। वो कभी भी कोई डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में कंबाइन नहीं होंगे। जैसे हमारे पास वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1। ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो कभी भी कोई डेसिमल या आधे अधूरे हम उनको कंबाइन नहीं कर सकते, जैसे आधा एटम या 1.5 डेढ़ एटम, ये इस तरह से कंबाइन नहीं होंगे, पूरा एक कंप्लीट होल नंबर में कंबाइन होते हैं। उनकी जो रेशियो होती है वो टोटल होल नंबर में होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली रीअरेंजमेंट हैपन्स। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उनकी रीअरेंजमेंट होती है। और ये जो पॉइंट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सपोर्ट करता है। जैसे हम ब्लॉक्स वाली गेम खेलते हैं, तो उस गेम में हम डिफरेंट मॉडल्स को ब्रेक करते हैं या बनाते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ ब्लॉक सेम रहते हैं, सिर्फ हमारी जो फॉर्मेशन है वो हम डिफरेंट चेंज करते रहते हैं। तो उसी तरह से जो एटम्स हैं वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बन सकते हैं ना ही तो ख़त्म हो सकते हैं, सिर्फ उनकी रीअरेंजमेंट होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, जब हम वाटर की फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास उसकी रिएक्शन क्या आती है, 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O। तो अब अगर हम एटम्स देखें तो बिफोर रिएक्शन जो हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं, 4। तो आफ्टर रिएक्शन भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, 4। उसी तरह से जो ऑक्सीजन है उसके बिफोर रिएक्शन कितने एटम्स हैं, 2। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। तो इसी तरह से कोई भी एटम ना ही तो लॉस्ट हुआ ना ही तो क्रिएट हुआ, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की। एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। और जो एटम्स का मास होता है, एक एटम का मास, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है,
तो H2O। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स आ रहे हैं इनका टोटल, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स आ रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम आ रहा है, तो इन तीनों एटम्स का जो टोटल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर का मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे इसका अगर हम निकालते हैं तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट। यू हम एटम के मास का यूनिट होता है। तो यहाँ पे 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, प्लस हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर का हमारे पास टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या है, सिंगल एक एटम का, जैसे हाइड्रोजन का एटम है तो एक हाइड्रोजन का एटम का मास, वो एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूलर मास में जितने एटम्स हैं सबको ऐड करके, उन सबके मासेस को ऐड करके वो क्या हमारे पास बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एटम का मास होता कितना है। एक्चुअल में जो एटॉमिक मास होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए उनको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड चूज़ किया, कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट। इसको रेफरेंस माना गया है और इसी को ही हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम रैम बोल सकते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है जी, एक एटम का मास उसको डिवाइड किया हमने 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये आपस में रेशो में है। तो इसको और इजीली समझने के लिए आप इमेजिन करो कि हमें एक एटम का मास पता करना है, या हमें पता करना है कि जो एक एटम है वो कितना हैवी है। लेकिन अब एटम्स बहुत छोटे होते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक एटम के मास को कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड एटम, उन्होंने एक मान लिया कार्बन 12 को। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें बताता है कि एक एटम कितना टाइम्स हैवियर है कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का जो रिलेटिव मास आता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.008। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन एटम जो है वो 1.008 टाइम्स हैवी है एज 1U। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल ली तो हाइड्रोजन का रैम कितना होता है 1.008। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो हाइड्रोजन एटम जो है वो 1.008 टाइम्स हैवी है एज़ कम्पेयर टू 1U। 1U क्या है, ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। बेसिकली ये क्या है, कार्बन एटम का 1/12 मास। जैसे मान लो हमारे पास ये जो कार्बन 12 एटम है ये एक केक है जिसे हमने 12 इक्वल पीसेस में कट किया हुआ है। तो जो एक पीस है वो 1U के इक्वल है। ठीक है जी, तो एक पीस क्या है 1U के इक्वल। तो अब हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो 1U के अप्रॉक्सीमेटली 1U के करीब ही है, तो हम बोल सकते हैं थोड़ा सा ये हैवी है 1U से। उसी तरह से कार्बन का जो हमारे पास मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 12U, मतलब जो कार्बन है वो 12 टाइम्स हैवियर है 1U से। उसी तरह से ऑक्सीजन का हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली मास कितना होता है 16U। तो ऑक्सीजन क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 16 टाइम्स हैवियर है 1U से। सो दिस इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। अब साइंटिस्ट ने ये जो एक स्पेशल यूनिट डिफ़ाइन किया है 1U, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो पहले इसे AMU कहते थे, लेकिन अब इसे ऑफिशियली यूनिफाइड मास यूनिट के से यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब इसको अगर इसका हम रैम निकालें तो हाइड्रोजन का जो एक्चुअल मास है वो उसको हम डिवाइड करेंगे 1 AMU की वैल्यू से। तो दोनों को डिवाइड करके हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 1.008U। तो यही हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है हाइड्रोजन का, और ये वैल्यू आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिलती है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, नेचर में कई एलिमेंट्स आइसोटोप के मिक्सचर के रूप में मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है कार्बन।
कार्बन के आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं कार्बन 12, 13 और कार्बन 14। अब आपको यहाँ पे जो कार्बन के एटम्स हैं उनका मास एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। सिर्फ एक आइसोटोप का मास लेने की बजाय हम सारे जो आइसोटोप्स हैं उनके मासेस की एवरेज लेते हैं। जैसे मान लो एक क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, एक का वेट है 40 केजीज़, एक का है 50 और तीसरे वाले का है 60 केजीज़। तो अगर हमें पूरी क्लास का एवरेज वेट निकालना है तो हम सिर्फ एक स्टूडेंट का जो वेट है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तीनों स्टूडेंट्स के वेट का एवरेज निकालेंगे। तो सिमिलरली जो कार्बन है इसके भी हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वह अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 12.011 U होता है। ये एग्जैक्ट 12 नहीं होता है, क्योंकि जो नेचर में मोस्टली जो कार्बन होता है वो कार्बन 12 प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा कार्बन 13 होता है और बहुत कम अमाउंट में कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसका निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, तो हम इन तीनों आइसोटोप्स को कंसीडर करते हैं और हमारे पास एवरेज इसका आता है एटॉमिक मास की वैल्यू आती है 12.011 U। यहाँ पे हमने बेसिकली रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके समेशन किया है, तीनों को ऐड कर दिया है और उसको सॉल्व करके हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक मासेस के ऐड कर दो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने पीछे वाटर के एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया है, मीथेन के एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। तो मीथेन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो कार्बन का भी हमने निकाला, एटॉमिक मास क्या होता है? 12.011 U। हाइड्रोजन का हमने पीछे निकाला 1.088। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो एक कार्बन का हमारे पास मास, एटॉमिक मास, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16.043 एटॉमिक मास यूनिट। इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 16.04 यूनिट। तो ये है हमारे पास होता है मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह से वाटर का, तो वाटर में यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक हाइड्रोजन का एटम का हमारे पास क्या होता है एटॉमिक मास? 1.008 U और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। इसको सॉल्व करके हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना वाटर का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है? 18.02 U। अब कुछ सब्सटेंसेस जो होती हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है जिसका फॉर्मूला है NaCl। ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इस केस में हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, इसे हम फॉर्मूला मास बोलेंगे। अब अगर हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास निकालें तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 22.99 U और एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना होता है? 35.45। इसको ऐड करके हमारे पास फॉर्मूला मास आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का, विच इज़ 58.44 U। बेसिकली फॉर्मूला मास जो है और मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम एक ही तरीके से निकालते हैं, बस टर्म्स अलग अलग हैं। अब जो सोडियम और क्लोरीन के आयंस जो हैं वो एक लैटिस स्ट्रक्चर में अरेंज हुए होते हैं, इसीलिए NaCl का कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसी वजह से हम फॉर्मूला मास टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए। आज का हम क्विक रिकैप देख लेते हैं। बेसिकली हमने पढ़ा जो मैटर होता है वो एटम से बनता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियोज़ में कंबाइन करते हैं। जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के 1/12 के रिस्पेक्ट में डिफ़ाइन किया जाता है। जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो आइसोटोप्स पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एटॉमिक मासेस का सम होता है और जो फॉर्मूला मास होता है उसे हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर अगली वीडियो में हम मोल कंसेप्ट और मोलर मास को ईजी ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।